आज दिनांक 15/6/2021 को हमारे साथ प्रसिद्ध समाज सेवी आदरणीय श्री ध्रुव गोयल जी जुड़े हैं और इस कोविड-19 में बहुत ज़्यादा इनका और इनके परिवार ने पीड़ा सही है। अपनी पीड़ा ये हमसे साझा करेंगे और मैं ये बताना चाहता हूँ साथियों कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल सेक्टर 22 रोनी के ये पैटर्न ट्रस्टी हैं और वहाँ के कंट्रोल बोर्ड के ये वाइस चेयरमैन भी रहे हैं 2015 से 2018 के बीच में। अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनकी जो पीड़ा है वो क्या है और वो उस पीड़ा का कारण क्या है। आदरणीय ध्रुव गोयल जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखो, पीड़ा से पहले मैं, क्योंकि बहुत ट्रस्टी बाद में जुड़े हैं, उनको सच्चाई नहीं पता। मैं एक ब्रीफ आपको बताता हूँ कि 2003 में संस्था बनी। 2003 के बाद हमने, जैसे किसी प्रतिष्ठित आदमी ने हमें बोला कि ध्रुव गोयल जी आप इसमें ट्रस्टी बन जाओ। हमारे गणमान्य भी थे, बुजुर्ग भी थे, हम उनके कहने पे ट्रस्टी बन गए। उसके बाद 4-5 साल तक कोई बात नहीं किसी से हुई। उसके बाद 2008 में पता लगा कि इन कुछ लोगों ने जो संस्था को संभाल रहे थे, एक 800 मीटर का प्लॉट लिया अवंतिका में, जिसका उद्घाटन उस समय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया। जब हमें पहली बार पता लगा कि कोई प्रॉपर्टी ली गई है इस संस्था के द्वारा, उसमें बात चल रही थी हॉस्पिटल बनाने की। उसके बाद ये बात सब खत्म हो गई। फिर पहली बार उसके बाद 2013 में इसका पहला इलेक्शन हुआ। 2003 से 2013 तक यहाँ सीताराम जी प्रधान थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। 2013 से पहले जब थोड़ी लड़ाई हुई ट्रस्ट में पैसे के लेन देन के बारे में, इससे बीच में इन्होंने जगह ली सेक्टर 22 में, 2.25 एकड़ का प्लॉट लिया ऑक्शन में। वो भी कुछ ही लोग थे जो इस ट्रस्ट को संभालते थे, उनके द्वारा लिया गया। डिसीजन उनका था, कोई दिक्कत नहीं, हमें डिसीजन थे कि चलो चीज़ बन तो रही है। लेकिन जब 2012 के एंड में हमें पता लगा इसमें बहुत घपले हो गए हैं, लड़ाई हुई है, तो पहली मीटिंग शालीमार क्लब में रखी गई, जिसमें मुख्य मुद्दा था कि प्रधान को चेंज किया जाए। जो सीताराम जी थे, उनका कहना था कि मैं प्रधान होता ही हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में घुस नहीं सकता। घनश्याम गुप्ता जी अलग थे ग्रुप में, और घनश्याम गुप्ता के साथ में इसका बिल्डर था प्रमोद गोयल, जिसने इस हॉस्पिटल को निर्माण किया। लेकिन उसका पूरा साथ घनश्याम जी को था, क्योंकि उसको पैसे बहुत खाए उसने। आज की डेट में वो जेल में है। उसका ऑफिस डी मॉल में था, आज है या नहीं पता, मुझे नहीं पता। कितने मुकदमे दर्ज हैं उनके ऊपर? बहुत मुकदमे हैं, फ्रॉड के मुकदमे हैं, पैसों को लेन देन का मुकदमा है। 2018 तक तो मुझे पता है उनका ऑफिस वहाँ था। 1-2 मीटिंग हमारी कंट्रोल बोर्ड की भी वहाँ उनके ऑफिस में हुई। अब उनकी कंपनी का नाम जानते हैं आप क्या? कंपनी विक्ट्री ग्रुप के नाम से कंपनी थी उनकी। इसके बाद 2013 में पहले इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन में भी काफ़ी कुछ सुनने में मिला, लेकिन हम भी एक्टिव नहीं थे। एज ए पैटर्न ट्रस्टी हम वोट डालने गए और वोट डाल के घर पे आ गए। फिर दूसरा इलेक्शन इसका 2015 में हुआ। उस इलेक्शन में थोड़ा लोगों ने इंकरेज किया कि ध्रुव जी आप भी इलेक्शन लड़ो। तो इसमें 2 ग्रुप थे। तो एक घनश्याम ग्रुप था और दूसरा श्यामलाल ग्रुप था। तो श्यामलाल ग्रुप के थ्रू मैं इसमें इलेक्शन लड़ा। उस इलेक्शन का भी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इलेक्शन में होगी लड़ाई। फिर म्यूचुअली इन्होंने पर्ची डाल के उसका समाधान किया, तो उस पर्ची में मेरा नाम भी आ गया और मैं कंट्रोल बोर्ड का वाइस चेयरमैन चुना गया। 2015 से 2018 में चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन, और चेयरमैन थे सुरेंद्र गुप्ता, जो कि आज के डेट में प्रधान है। उस दौरान जब बिल्डिंग बन रही थी तो कई बार हमने ऑब्जेक्शन किए, जो मिनर्स बुक में रिकॉर्डेड है, लेकिन वो इसलिए नहीं माने गए सारे ऑब्जेक्शन, क्योंकि कंट्रोल बोर्ड के 12 मेंबर होते हैं। 12 मेंबर के अलावा प्रधान, मुख्य संरक्षक थे प्रमोद गोयल जी, उनका हाथ पूरा घनश्याम पे था। घनश्याम गुप्ता यहाँ प्रधान के रूप में थे उस समय। और तीसरा कैशियर आ सकता है इस मीटिंग में, और चौथा जनरल सेक्रेटरी आ सकता है। लेकिन उन्होंने अपने यस-मैन इतने बुला लिए इस मीटिंग में शुरू से ही। हमने ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन जब यस-मैन 25 हों इनके, तो 2 आदमी बोल रहे तो उनकी बात मानी नहीं जाती। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्शन करते रहे। जो हेरा फेरी थी, हमने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बात इसी बात का समझा दिया गया कि भी हॉस्पिटल पूरा करना है, कैसे भी पूरा करना है। गोयल साहब आप भी शांत रहो, लोगों से भी शांत किया गया। तो कुल मिला के हम भी इसलिए शांत रहे कि हम भी अपना समय पूरा नहीं दे पाते थे, हम भी लिमिटेड समय दे पाते थे।
इस कारण हमें चुप होना पड़ा और ये हॉस्पिटल निर्माण हो गया। 2018 में जब इसका दोबारा चुनाव हुआ, जब तक बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी, वो इलेक्शन इसी बिल्डिंग में हुआ 2018 में। 2015 का इलेक्शन 2019 में भी 2015 का इलेक्शन इस बिल्डिंग में हुआ था। 2018 का इन्होंने अलग प्रीमिसेस में इलेक्शन कराया। हाँ, 2019 के इलेक्शन तो बहुत फर्स्ट लोगों ने देखा। 2018 के बाद अभी इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन अभी ड्यू है 2022 के फर्स्ट वीक 2019 जनवरी में रोहनी में हुआ था, जापानी पार्क के पास। 2022 में ड्यू है। वो इलेक्शन बहुत लोगों ने देखा और इस इलेक्शन में क्या खर्चा आता है, कितनी मारकाट होती है, क्या होता है, वो सब लोगों ने देखा, कितनी उड़ी थी। आपको इस कोविड के अंदर क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, आपके और आपके परिवार को? चलो ये तो हमने एक संक्षिप्त लोगों को बता दिया कि इस सोसाइटी का मतलब संस्था जुड़ेंगे आपसे, चर्चा में जुड़ते रहेंगे। 10 एपिसोड हम आपके बनाएंगे जिसमें और जानेंगे आपसे। अभी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर बताएं कि आपका और आपके परिवार ने क्या सहा, क्या पीड़ित है और आपको क्या शिकायत है इस प्रशासन से, इनके मैनेजमेंट से। 31 मई को लॉकडाउन खुला। लॉकडाउन खुलने के 6-7 दिन बाद में बुखार हो गया। पहले मैंने सोचा सिंपल बुखार है, तो 2-3 महीने दिन बुखार दवाइयाँ ली, अपने डॉक्टर से डिस्कस किया। उसके बाद मैंने खुद भी फ़ोन किया प्रधान जी को, जो उस समय मेरे साथ में चेयरमैन थे। मैं वाइस चेयरमैन था, वो चेयरमैन थे। क्या नाम था उनका? सुरेंद्र गुप्ता जी। अच्छा, सुरेंद्र गुप्ता जी। उन्होंने कहा गोयल साहब अभी तो थोड़ी दिक्कत है, ये है वो है, अभी कोविड पेशेंट मिक्स हो गए हैं आईसीयू में, आप 1-2 दिन वेट करिए। वेट करते करते मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं बोलने की शक्ति में नहीं रहा। मेरे बेटे ने लगातार 4-5 बार इनको फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन की, कुछ सुनाई नहीं की। एडमिशन अभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मजबूरन मैं तो बेसिकल एक प्रकार से बोलने की स्थिति में नहीं था। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे एडमिशन कराया मणिपाल इंटरनेशनल में द्वारका में। मैं लगातार 50 दिन अपनी ज़िंदगी को जूझता रहा। आज मेरी ज़िंदगी दूसरी ज़िंदगी है, क्योंकि जो मैंने सहा 35 दिन तो मैं पूरा अनकॉन्शियस रहा वेंटिलेटर पे। और आज मेरा वेट, जैसे उस समय 84 किलो वेट था, जब मैं घर पे किसी तरीके से आया बच के। मैं तो, डॉक्टर भी कहते हैं कि गोयल साहब आपकी दूसरी ज़िंदगी है, और मेरे घर वाले भी कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे 2 बार। और जब मैं सही हुआ कोविड से, तो मेरे पाँव में गैंग्रीन आ गई थी, क्योंकि 35 दिन में हिला नहीं। उस कारण मेरे दोनों पाँव काटने पड़े। एक तो पाँव जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ तक कट गया, और दूसरे पाँव की मेरी स्थिति ये है कि मैं पूरे, मेरी उंगलियां कट गई। चलो वो भी सह लिया, क्योंकि मैं अभी तक मई, जून, जुलाई में घर आया था, जुलाई एंड में। आज जुलाई के बाद देखो कितने महीने हो गए। अभी तक फिजियोथेरेपिस्ट मेरा आता है। 2 महीने में आईसीयू बना के रहा घर में, पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट चलती रही मेरी। आज मैं बोलने की शक्ति में हूँ, लेकिन चलने की शक्ति में नहीं हूँ। इस साल मेरा बड़ा भाई, जो वो भी पैटर्न ट्रस्टी, हम 3 भाई हैं, तीनों इस हॉस्पिटल में पैटर्न ट्रस्टी है। मेरे बड़े भाई की अप्रैल में तबीयत खराब हुई। हमने फिर इनको दोबारा गुहार लगाई कि भाई एडमिशन दिया जाए, लेकिन इस बार तो इन्होंने सिर्फ 4 आदमी ग्रुप बना लिया कि जो भी एडमिशन करेगा वो सिर्फ घनश्याम गुप्ता ही करेगा। घनश्याम गुप्ता है मुख्य संरक्षक है। पूरी इन्होंने बागडोर अपने हाथ में ले ली। कोई फ़ोन करता था, फ़ोन उठाते नहीं थे। 10 बार तो पर्सनली मैंने फ़ोन किया, बेटे ने भी फ़ोन किया, और भी मेंबरों को फ़ोन किया। जैसे प्रधान जी को, मतलब जो प्रधान है, उनको भी फ़ोन किया गया। वो कहते हैं गोयल साहब आधार कार्ड भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो। अल्टीमेटली उन्होंने एडमिशन नहीं दिया। मजबूरी में हमें 4-5 दिन घर में रखना पड़ा। वहाँ इलाज कराया, और तबीयत ख़राब हुई। हम दिल्ली से बाहर भी भागे, वहाँ भी एडमिशन नहीं हुआ। फिर जाके बड़ी मुश्किल से एक छोटे से हॉस्पिटल में एडमिशन मिल गया, लेकिन मैं अपने भाई को बचा नहीं सका। इसमें मतलब ये संस्था की तरफ से आपको रूम क्यों नहीं दिया गया? इन लोगों ने आपको कोई मदद क्यों नहीं करी? प्रशासन ने, या जो मैनेजमेंट है ये अस्पताल का, सेक्टर वाइज होने का, क्या इनके प्रधान या जो पूर्व प्रधान थे, कोई आपसे मिलने आए आपका परिवार में आपकी मदद के लिए, या आपके परिवार को आश्वासन देने आए कोई, या किसी मदद के लिए आए, या खुद से आपने तो प्रयास किया, मिले ही नहीं? आपने फ़ोन किया, आपने मोबाइल में फ़ोन किया, क्योंकि इनकी मोबाइल की कॉल डिटेल निकालेंगे, लैंडलाइन नंबर निकालेंगे, जीपीएस लोकेशन निकालेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हॉस्पिटल में अपनी तरफ से इंसानियत के नाते, एक साथी होने के नाते, क्योंकि आप अग्रसेन हॉस्पिटल
की नींव में है, पहले सुबह में 69 नंबर आपका था। तो इस तरीके से इनको क्या एक ह्यूमैनिटी पे, एक साथी के नाते भी, और संस्था के एक जो नर सेवा, नारायण सेवा, ये जो इतने हॉस्पिटल बने हैं समाज सेवा के लिए बने हैं, क्यों नहीं आए ये लोग? आप आज परिवार का कोई सदस्य दूर हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी ड्यूटी नहीं बनती कि लोगों को मैसेज दे कि मेरा भाई एक्सपायर हो गया या कोई हो गया सगा संबंधी। ये एक जो सिस्टम है हमारे बनिया समाज का या सभी समाज का सिस्टम है, आगे से आगे मैसेज कन्वे होता है। मैं नहीं मानता कि किसी सदस्य को ना पता हो जो ट्रस्ट में बैठे हैं ऊपर पोस्टों पे कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है, मेरी टांगें चली गई, लेकिन आज तक एक दो को छोड़ के ना तो कोई मिलने आया और ना किसी ने फ़ोन किया। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने संवेदना प्रकट की कि गोल साहब आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन मिलने नहीं आया, क्योंकि वो भी अब जब मैंने भाई के लिए फ़ोन किए हैं, तो जब उन्होंने संवेदना प्रकट की कि गोल साहब हमें बड़ा दुख लगता है आपके पाँव चले गए, तो मैंने भैया तो वो जो चला गया, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई का एडमिशन कर दिया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और विनती कर रहा हूँ। उसके बाद भी इन्होंने मतलब जून ही रहेंगी इनके, क्योंकि घनश्याम गुप्ता जो मुख्य संरक्षक है पूरी बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। जो एडमिशन ने किए या तो अपने रिश्तेदारों किए या रिश्तेदारों के कहने पे दिए या 3-4 आदमी जो इनके संगठन में हैं जो जुड़े हुए हैं। इसका क्या सिस्टम है, कभी किसी को साथ में रखता है राइट लेफ्ट बना के, कभी किसी को रखता है, फिर उनको किक आउट कर देता है, फिर उनको किक आउट कर देता है। अभी सुनने डिवाइड एंड रूल, अपनी मनमानी करने के लिए डिवाइड एंड रूल। अभी जो सुरेश गुप्ता जी इनके साथ हैं सुरेश अग्रवाल जी, जिसको पिछली बार किक आउट कर दिया था, अब की उसको भी संगठन में जोड़ रखा है, अच्छा पद दे रखा है। अकेले उस आदमी के 200 एडमिशन की है। हम इनसे मांग रहे हैं कि तुमने कितने ट्रस्टी को एडमिशन की है, अभी तक कोई लिस्ट नहीं दी आ रही। उस लिस्ट में मतलब हेरा फेरी करी जा रही है। अल्टीमेटली लास्ट में दिखा देगा वो इसकी रिकमेंडेशन से, वो उसकी रिकमेंडेशन से। आज इस ट्रस्ट में 57 से 30 ट्रस्टी हैं, ऑलमोस्ट 57 से 30 ट्रस्टी में से ये मान के चलिए 3500 ट्रस्टी दिल्ली में नहीं रहते, सिर्फ 2200 ट्रस्टी दिल्ली में रहते हैं। कोई सोनीपत है, कोई कलकत्ता, और वो लोग आ भी नहीं पाए होंगे। भाई साहब इस कोविड की महामारी में चाहे कोई भी बीमार हुआ या रिश्तेदार बीमार हुआ, उनकी पहली कोशिश होती है कि हॉस्पिटल बात करी जाए, हॉस्पिटल से कंफर्म किया जाए कि हम पेशेंट को लेके आ रहे हैं और एडमिशन दे दोगे। जब ये फ़ोन नहीं उठा रहे तो बाहर का आदमी कैसे आएगा अपने इनकी लापरवाही, नेग्लिजेंस और ये जानबूझ के जो इन्होंने इग्नोरेंस करी है, पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत अपने जानकारों का या अपने परिचितों का इलाज कराया और पैटर्न ट्रस्टीज को और अन्य ट्रस्टी को अलग कर दिया, दिल्ली की जनता को भूल गए। ऐसे में आप इनके ऊपर क्या चाहेंगे कि कोई कानूनी कार्रवाई हो, कोर्ट का दरवाजा खड़काएंगे आप? देखो जी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ट्रस्टी के एडमिशन होने चाहिए या पैटर्न ट्रस्टी के। मेरा कहना है कि हॉस्पिटल बना सब लोगों के लिए। कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ये मानिए कि 2200 ट्रस्टी जो दिल्ली में रहते हैं, उसमें से मुश्किल 200 ट्रस्टी बीमार हुए होंगे। हम 3 भाई हैं, 3 में से एक ही बीमार हुआ, 2 तो सही थे। छोटा भाई भी बीमार हुआ, लेकिन वो घर में क्वारंटाइन हो गया और सही हो गया। मतलब कि तीनों ही भाइयों को एक बार से आपदा आई कोविड-19 की। इस बार दोनों भाई, 2 छोटे भाई को और बड़े भाई को आई, लेकिन छोटा भाई क्वारंटाइन घर में हो गया, माइल्ड था। इनकी शर्तें थी कि जो 90+ है उसका एडमिशन ले आओ जी, और 90+ वाला आदमी क्या हॉस्पिटल जाएगा, वो तो घर में क्वारंटाइन हो जाएगा। और पहली बात तो फ़ोन उठा के आश्वासन दे दे कि भाई आपका इनका जो आचरण रहा है, आपको क्या लगता है ये कानूनी है, गैर कानूनी है? आपके साथ धोखा है एक पैटर्न ट्रस्टी होने के नाते, आपकी बात और आपके परिवार के साथ जो हुआ? एक तो होती है चोरी, पुराने टाइम में डाके डरते थे, मैं तो उसको डाका कहूँगा, चोरी भी नहीं कहूँगा, हेराफेरी भी नहीं, डाका कहूँगा सीधा। क्या आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल जाऊँगा अपने अधिकार। क्या आपको लगता है कि इनको आपको कंपनसेशन देना चाहिए और आपसे माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि ऐसे में हजारों लाखों लोगों की जान खतरे में है, क्योंकि जहां ये हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त, तो वहां लाखों लोगों की उम्मीद होती है। जब आपका ये हाल है 57 से 50, पहले 100 आदमियों में से आपका परिवार आता है, तो फिर ये बाकी आम जनता का क्या होगा? तो इनका इससे साफ साफ नजर आता है कि ये लोग एफिशिएंट नहीं है इस संस्था को चलाने के लिए, तो इनको त्यागपत्र देना चाहिए अपना। एफिशिएंट तो बहुत दूर की बात है, इसमें सीईओ बनाया गया है डॉक्टर एम एस गुप्ता जी। डॉक्टर एम एस गुप्ता जी, उनकी तनख्वाह शुरू में 2 लाख रुपए थी जी। 2018 में उनको अपॉइंट किया गया था, क्योंकि उस टाइम हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी, डॉक्टरों के नॉमिनेशन हुए, डॉक्टरों के एडमिशन हो रहे थे, तो 2 लाख से वो था। आज उसकी तनख्वाह है 4,84,000 रुपये।
जबकि किसी डॉक्टर की 10% बढ़ा सकते हो, 15% हर साल बढ़ा सकते हो। तो क्या सिस्टम है। और इस डॉक्टर की पर्सनैलिटी पूछ लो, ना तो बोलने में स्वाद, ना बात करने में स्वाद। और ये पंजाबी बाग हॉस्पिटल से ब्लैक लिस्टेड है, वहाँ से कोर्ट के द्वारा इसको धक्के देके भगाया था। असल में घनश्याम गुप्ता जी इस पे आ सकते हैं ना, उनकी मोनोपोली चलती है। एक चीज ये भी जानकारी में कि दवाइयों की दुकान को लेके भी यहाँ पे बड़ा हो रहा जब मैं है, विवाद रहा है यहाँ पे जो केमिस्ट की शॉप थी। जब मैं कंट्रोल बोर्ड में था, क्योंकि हॉस्पिटल तैयार हो गया था 2018 में ऑलमोस्ट, तो प्लानिंग चल रही थी 2018 से मिडन से कि क्या क्या किया जाए, कैसे बेड लिए जाए, कैसे सामान लिया जाए। तो मैंने एक ऑप्शन रखी थी, हम एक जनसेवा केमिस्ट के नाम से एक शॉप चला रहे थे पंजाबी बाग में, मेंबर्स बने हुए थे। तो मेरे जो सीनियर साथी थे उसमें, जो मेन कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने मुझे ऑफ़र दी कि गोयल साहब आप इसमें हमें दिलवा दो ये मेडिकल शॉप, हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाएंगे। जब घनश्याम गुप्ता की जो यस मैन थे साथ में घनश्याम गुप्ता जी, ये बात है कि हमें 19 लाख किराया मिल रहा है, 19 लाख किराए पे ये दुकान दे दी गई मेडिकल शॉप की पर मंथ के हिसाब से। उस बंदे ने मुश्किल से 3 महीने शॉप चलाई। अल्टीमेटली वादा करता रहा मैं किराया इकट्ठा दूंगा और अल्टीमेटली भाग गया बिना किराया दिए। आज ये दुकान संस्था का कोई आदमी चला रहा है, उसका नाम डिस्क्लोज अभी नहीं करूँगा, मैं अगले एपिसोड में करूँगा। अभी इसमें रेमडेसिविर का एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया। हाँ, केस दर्ज हुआ है उसमें नर्स का। कम से कम इन्होंने 8-10 आदमी रखे हुए हैं, क्योंकि 24 घंटे मेडिकल शॉप खुलती है। 8 आदमी तो कम से कम चाहिए, फिर परचेज डिपार्टमेंट भी चाहिए, सेल का भी अकाउंटेंट भी चाहिए। आज ये शॉप माइनस में चल रही है। एक चीज और सवाल है कि पैटर्न ट्रस्टी की आज की जो मेंबरशिप फीस है वो कितनी है? आज 11 लाख रुपए है जी। 11 लाख रुपए हैं। तो जो बहुत सारे ट्रस्टी पैटर्न ट्रस्टी यहाँ से रिजाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं शब्दावली के माध्यम से जुड़ता रहा हूँ, बड़ा उनमें रोष है। ऐसे में क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न ट्रस्टी की फीस, आप क्या चाहेंगे कि आपको ये पैसा वापसी मिले? हम तो चाहते हैं हमारे तीनों भाइयों के पैसे वापसी दिए जाए आज के रेट के हिसाब से। और हम इस संस्था में नहीं जुड़ना चाहते। क्यों? इस संस्था में जितना जुड़ेंगे, इस संस्था के जो मोटो है, जो मेन चलाने वाले हैं, ये अपनी बागडोर छोड़ेंगे नहीं, एंड तक, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये एक हिडन एजेंडा, मतलब एक छुपे हुए रहस्य के तहत काम कर रहे हैं, जो कि जनता के सामने नहीं है, सरकार के सामने नहीं है। इनका कोई अपना एक विशेष उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के साथ ये काम कर रहे हैं। अगर इनकम टैक्स वाले इस पे रेट डालें, पता करें, वोचरों की जांच हो, सारे वैट डिपार्टमेंट वगैरह, वोचर्स वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, किस ट्रस्टी ने कितने पैसे दिए। कुछ ट्रस्टी ऐसे हैं उन्होंने 1-1 करोड़ रुपये दिया। क्या मेरे को सुनने में भी आ रहा है कि कुछ लोग इनको जो पैसा है 1 नंबर में देते हैं, 1 नंबर से मतलब बाई चेक या कैश जिसकी रसीद मिलती है, और कुछ पैसा ऐसा दिया जाता है जिसका कोई रसीद नहीं दी जाती। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है जी। उसमें सिस्टम होता है, इनके पास कैश, कभी कभी कैश के रूप में 10-10 करोड़ रुपये भी इकट्ठे रहे हैं। वो कैशियर बांट लेता है, प्रधान बांट लेता है, आपस में बांट लेते हैं, अपना धंधा करते हैं। ये कहने को संस्था है, लेकिन संस्था में जितने भी आज टॉप में बंदे बैठे हैं, मेन तो घनश्याम गुप्ता जी हैं। एक बात और पता चली है कि इस बिल्डिंग जो बनाई गई है सेक्टर 22 रोनी में, आप जो बता रहे हैं, ये भी पता चला है कि इसके जो कंस्ट्रक्शन की जो निर्माण का जो लागत है, जनरली आया है कि एक बिल्डर अगर किसी कॉलोनी में मकान बनाता है कहीं भी, तो अपना 25% मार्जिन लेता है एक फ्लोर से, और उससे कुछ ज़्यादा पैसे लेता है। तो क्या इस बात का संदेह है आपको? कह सकते हो आपकी इस बात पे भी संदेह है कि जो ये बिल्डिंग बनी है, जो इसका निर्माण कार्य हुआ है, इसमें कुछ घपलेबाजी, बिलों के लेन देन में या किसी तरह का, इस बारे में कुछ कह सकते हैं आप? आपने कहा 25% का मार्जिन, 25 से 20% मार्जिन नॉर्मल बिल्डर भी लेता है। किसी का मकान बनाता है, कोलैबोरेशन बहुत मकान बनता है। और यहाँ तो अंधे खाते थे। अंधे खाते का मतलब ब्लैंक साइन हो जाते थे चेकों पे। तो आप नहीं सोच सकते इसमें कितना घपला हुआ है। यहाँ के स्टाफ के भर्ती में कोई घोटाला लगता है आपको? कि मेरे को जानकारी में आया, कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे वोचर मान लो 18,000 का साइन हो रहा है, सैलरी 12,000 दी जाती है, या अपने जानकार लोगों को स्टाफ को भर्ती किया जाता है। इसके बारे में कुछ कहना है कि पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत यहाँ भर्ती करी जा रही है स्टाफ की, या फिर ये एक फुल ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर के थ्रू? इसमें भाई साहब मैं प्रॉपर नाम लेके बता सकता हूँ कि फलाने का रिश्तेदार था और उसको 1-1 लाख सैलरी पर रखा गया। 1-2 के नाम बता सकते हैं आप? अभी नहीं। अच्छा, चलिए अगले नेक्स्ट जिस अगले की जो मतलब 1 लाख में बंदा रखा गया, अगर वो बाजार में नौकरी करने जाएगा 10,000 की नौकरी नहीं मिलती। लेकिन क्यों? वो सिफारशी था। ऐसे बहुत केस हैं। ये तो मतलब बहुत छोटी बातें हैं, ये तो बात करने का फायदा ही नहीं है। आप कोई संदेश देना चाहेंगे अपने ट्रस्टियों के लिए, अपने ट्रस्टी भाइयों के लिए, पैटर्न ट्रस्टियों के लिए, आज इस 15/6/21 को सरकार से, माननीय न्यायालय से कोई संदेश देना चाहेंगे या कोई प्रार्थना करना चाहेंगे? साथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ और बहुत सारे साथी हैं जिनसे बात होती रहती है,
हमें इस ट्रस्ट से अलग किया जाए, क्योंकि हम इस ट्रस्ट में लड़ नहीं सकते। क्यों लड़ेंगे जब भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा? क्योंकि ट्रस्ट घनश्याम गुप्ता के नाम पे या तो रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, वो इस ट्रस्ट को छोड़ेगा नहीं मरते दम तक। और एक चीज़ और बताऊँ, अभी बीच में आपको इस ट्रस्ट से अलग बात कर रहा हूँ मैं लास्ट में। एक इन्होंने VIP ग्रुप बनाया था, जिसमें अभी घनश्याम गुप्ता जी ने कम से कम 50 से 1 करोड़ रुपये इकट्ठा किया, 200 रुपये लेके। अब वो ट्रस्ट पता नहीं कहाँ है, किसका बंद खाते में चला गया। फिर इसके बाद अभी 50 करोड़ रुपये सुनने में आया कि इन्होंने खाटू श्याम जी के नाम से मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा किया गया। लेकिन वो मंदिर नहीं बना रहे, मंदिर के नाम पे रिजॉर्ट बना रहे हैं और बैंक्वेट हॉल बना रहे हैं। मतलब ये हो गया कि ये लोग जो अपनी संस्थाएं बनाते हैं धर्म के नाम की, समाज की सेवा के नाम पे, नर सेवा नारायण सेवा के नाम पे, और उसके आड़ के अंदर अपने काले धंधे चला रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जिससे ट्रस्टियों को ऑब्जेक्शन है कि भाई वहाँ एक मान लो मंदिर बनना चाह रहा है लेकिन ये रिजॉर्ट बनाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक व्यापार हो गया ये। आज मैं भी व्यापार कर रहा हूँ, अपने बेटे के साथ साथ दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इतना अपाहिज हो चुका हूँ कि मैं नहाने भी अकेला नहीं जा सकता। मेरा 24 घंटे का अटेंडेंट है मेरे साथ हैं, और ज़िंदगी भर के लिए। ये नहीं कि महीने 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में मैं इस लायक हो जाऊँगा, चल जाऊँगा। मान लो 2 साल 3 साल में मैं चल भी पड़ता हूँ, लेकिन मैं जब नहाने जाऊँगा तो मुझे अपने आर्टिफिशियल पाँव उतारने पड़ेंगे, और कोई मुझे उठा के या तो कुर्सी पर उठा के 2 आदमी ले जाएंगे। मैं तो ज़िंदगी भर के ले पाई, मैं अकेला नहीं नहा सकता। इसका मतलब प्रतिक्षण आपको ये हॉस्पिटल और इनका मैनेजमेंट का दुराचार याद आता है जब भी आप अकेले में बैठते हैं, आपके सामने परेशानी होती है। तो जो प्रशासन के अंदर अनएफिशिएंसी है, नाकाम जो प्रशासन, जो मैनेजमेंट कर रहा है इसको कंट्रोल, उनके प्रति जो आपकी भावना है, तो उसके लिए आपको तकलीफ होती होगी कि ये लोग। नहीं, मैं सबके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन क्या है कि मैं भी वहाँ मैनेजमेंट में रहा। चलती सिर्फ 3-4 आदमी की है, और वो आदमी समय के साथ चेंज होते रहते हैं। मालिक एक ही है, मेरी बात सुनो, घनश्याम गुप्ता। ये लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते जब इनके साथ ट्रस्टी संतुष्ट नहीं है? आए दिन पे आरोप लग रहे हैं, अलग अलग जगह से आरोप लग रहे हैं। कोर्ट में इनके खिलाफ केस 4-5 केसों के बारे में तो मैं भी जानता हूँ, रोहिणी न्यायालय में पेंडिंग है। तो ये इस्तीफा क्यों नहीं देते जब इनसे लोगों के अंदर, क्योंकि ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं, ये तो एक सेवा का माध्यम, और सेवा करने में ये विफल रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? अजय जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप भी व्यापार करते होंगे, दुकान चलाते होंगे, घर के बच्चे बच्चों को पालन पोषण करते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि सुबह शाम तक आप ट्रस्ट में बैठो और सेवा करो, आपके बच्चे भी आपको घर से बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल निकाल देंगे जी। अगर कोई बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड आदमी है, वो सेवा करे, मानता जुड़ता है। जो आदमी दुकान चला रहा है अपनी, वो कैसे वैसा सेवा 24 घंटे सेवा कर सकता है? इन्होंने कहा कि हमने 6 बजे सुबह से फ़ोन उठाने शुरू किए, रात को 1 बजे तक फ़ोन उठाया। भैया पूरा हॉस्पिटल का सिस्टम होता है। अगर हमें कोई दिक्कत आ रही, जब हम किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी को फ़ोन करेंगे, जब हॉस्पिटल में एडमिशन मिल जाएगा प्रॉपर वे में, मैं क्यों एग्जीक्यूटिव बॉडी को फ़ोन करूँगा? क्या उम्र सीमा तय होनी चाहिए कि जो प्रशासन के अंदर चेयरमैन के पद पे या प्रधान के पद पे जो लोग आ रहे हैं, क्या उसमें कोई उम्र की सीमा तय होनी चाहिए जैसे आप कह रहे हैं? देखो जी, जो आदमी काम कर रहा है उसको पद पे नहीं आना चाहिए। इसीलिए 2018 में जब दोबारा इलेक्शन हुए 2019 में, घनश्याम गुप्ता जी मुझे कहा मेरे ग्रुप से लड़ो। मैंने घनश्याम गुप्ता जी नमस्कार, इस मामले में आपके ग्रुप से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो इतने घपले देख चुका हूँ कि मेरी आत्मा नहीं मानती आपके साथ इलेक्शन लड़ूंगा। तो एक नया ग्रुप बना था सुभाष ठानिया जी का, वो प्रधान के रूप में दोबारा इसमें खड़े हुए थे इलेक्शन में, जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे। वो भी बड़े विविध थे, इनके कार्यशैली थे। हमारा सारा ग्रुप हालांकि हारा, उसमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि इसमें इस ग्रुप में इलेक्शन अब भी आएगा 2022 में भी। ये इलेक्शन घनश्याम गुप्ता नहीं हार सकता। इससे जो समाज में महाराजा अग्रसेन जी के उद्देश्य की और इस हॉस्पिटल की जो छवि खराब हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, छवि इसकी नहीं खराब हो रही, सारे समाज की खराब हो रही है। और आज की डेट में कोई मुझे कहे कि किसी अग्रसेन या मान लो किस समाज में जुड़े हो, ट्रस्टी बन जाओ, तो मेरी दूर दूर से नमस्ते हैं। इससे अच्छा तो किसी गरीब की सेवा कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है। आप इस्तीफे की मांग करेंगे आज इस शब्दावली के माध्यम से? इस्तीफा पैसा नहीं देगा ये, आप कितना नहीं देगा, लेकिन क्या मांग करेंगे आप? मांग चाहते हैं, अल्लाह से प्रार्थना करेंगे कि इनके इस्तीफे की मांग करें? भाई साहब, सबसे बड़ी बात है, ये आदमी इलेक्शन नहीं हारेगा। इस्तीफा दे भी दे, मान लो 1 महीने पहले इस्तीफा दे भी दे, या उससे समय से पहले इलेक्शन करवा भी ले, पहली बात तो ये नहीं है। अब तो टाइम ही नहीं रह गया, 5-6 महीने। इस संविधान में मैक्सिमम 2 साल तक कोई बंदा पोस्ट पे रह सकता है। अगर वो संविधान की बात भी मान ली जाए तो ये सारा ग्रुप साफ हो जाएगा।
लेकिन ये संविधान भी चेंज कर लेंगे एजीएम बुला के। इन्होंने ये संस्था छोड़नी नहीं एंड तक, मरते दम तक। हम ध्रुव गोयल जी, आपकी दर्द, आपका पीड़ा, आपके परिवार के आंसू हम चर्चा करेंगे, साझा करेंगे और ट्रस्टियों के साथ, पैटर्न ट्रस्टीज के साथ, दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की सरकार के साथ, केंद्र की सरकार के साथ। और एक मैं हाँ जी, हाँ जी, बड़ा भाई जिसका नाम ललित मोहन गोयल था, हाँ जी, उसकी 2 बेटियां हैं और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अभी हम ही दोनों भाई देख रेख कर रहे हैं। उसकी तरफ से भी मैं केस डालना चाहता हूँ और भाभी के नाम से। तो ये भी एक बड़ा दुखद विषय है। ऐसे और भी ट्रस्टीज हमारी जानकारी में है, हम उनके बारे में बताएंगे और हम प्रयास करेंगे कि देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और आदरणीय रोहिणी न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और डीसीपी रोहिणी साहब का भी आदरणीय खटखटाएंगे, आदरणीय डीसीपी रोहिणी साहब और एसएचओ अमन विहार जिनके क्षेत्र में आता है। प्रयास करेंगे कि वो इस बारे में संदिग्ध गहन जांच करें और देखें कि यहाँ कोई घोटाला हो रहा है या यहाँ पे जिन लोग जो लापरवाही बरती गई है इसका जिम्मेवार कौन है। इन मौतों का जो लोग अपाहिज हुए हैं, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खो दिया, कमाने वालों को खो दिया, उनके साथ सीधा सीधा धोखाधड़ी हुई है। पैटर्न ट्रस्टी एक विश्वास के साथ बनता है, सेवा के माध्यम से, अपने एक सम्मान के माध्यम से। और जब वो दुखद का विषय आया, इसका एक स्पष्ट उदाहरण ये है कि जब कोई इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इंश्योरेंस कराता है, प्रीमियम देता है, ये हॉस्पिटल खुद गवाह है, वो इसलिए था कि अचानक उसकी जिंदगी में कोई हादसा है तो उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आके खड़ा हो जाती है। लेकिन आप यहाँ पैटर्न ट्रस्टी बने, पैटर्न ट्रस्टी बनने के बाद हॉस्पिटल आपकी मदद को तो दूर और दिल्ली की जनता से की भी मदद से दूर हो गया। ये बहुत बड़े गहन सवाल खड़े हो गए हैं। मैं चाहूंगा कि इसे गहन जांच हो। आज हम लोग समाज में सक्षम थे, हम सब, मैं नहीं मानता किसी ट्रस्टी की मेडिकल पॉलिसी ना हो। ये नहीं कि हम इनसे फ्री एडमिशन कह रहे हैं या फ्री चार्जेस कह रहे हैं, जबकि रूल तो है कि 65 साल से ऊपर पहले रूल बन रहा था कि उसका फ्री इलाज होगा। सब वादे कर रखे थे, ट्रस्टी को 40% डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट तो बहुत दूर की बात है। इस हॉस्पिटल में तो एडमिशन नहीं दिए उन्होंने। चलो, ये प्रयास हम पूरा करेंगे कि ये बात आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे, ईडी के सामने रखेंगे, सीबीआई के सामने रखेंगे, जो कि देश की सर्वोत्तम एजेंसी है। जरूरत पड़ी तो एनआईए के पास भी जाएंगे और राष्ट्रीय आपदा में भी हम संपर्क करेंगे, WHO को संपर्क करेंगे, दिल्ली पुलिस को संपर्क करेंगे, ईडी में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में संपर्क करेंगे, एमसीडी कमिश्नर को अप्रोच करेंगे, हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली और केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी को अप्रोच करेंगे। सभी संस्थाओं को और मंत्रियों से मदद मांगेंगे और देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मदद मांगेंगे कि यहाँ जो घोटाले चल रहे हैं, जो समस्या आपकी जो हैं परेशानियां, उनको सुना जाए, उन्हें कंपनसेशन दिया जाए और इन लोगों के जो इन्होंने मनमानी कर रखी है उसको रोकने का प्रयास किया जाए। और अन्य ट्रस्टियों से भी प्रार्थना करते हैं कि वो अगर उनको ये बात सीखे तो हमारे इस बात को, शब्दावली को अन्य ट्रस्टियों तक पहुंचाएं। लाइक शेयर करें, अपने कमेंट इसमें जरूर डालें ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंच सके। इसी शब्दावली के साथ आज मैं इस बात को यहीं खत्म करता हूं, फिर आपसे पुनः जुड़ेंगे 3-4 दिन के अंदर। और लास्ट में मैं ये फिर कहूंगा कि नर सेवा नारायण सेवा, समाज का कल्याण हो, सामाजिक उद्धार हो, यही महाराज अग्रसेन का उद्देश्य था। शायद वो उद्देश्य आज ताक पर रख दिया गया। इसी के साथ और प्रार्थना के साथ और शिकायत के साथ और विश्वास के साथ हम आपके आज शब्दावली को खत्म करते हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि सभी सरकारी एजेंसीज के साथ कि तालमेल करके ये बात उन तक पहुंचाएं। और हम आपका भी दुख में बहुत शामिल है, बहुत पीड़ा व्यक्त करते हैं आपके और आपके परिवार के प्रति। और आप पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी आपसे प्रशासन के लोग, यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो इस बारे में आपको संतुष्टि दें और आपको क्लैरिफिकेशन दें, आपके सवालों का जवाब दें। अन्य ट्रस्टियों के सामने प्रेस रिलीज के माध्यम से अपनी आप बात रखें, जो सवाल आपके हैं उसको वो उजागर करें। इसी का आपका साथ बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव गोयल जी, आज आपने बहुत कीमती समय अपना दिया दिल्ली की जनता के लिए, जनहित के लिए, ट्रस्टियों के लिए, पैटर्न ट्रस्टी के लिए और महाराजा अग्रसेन के उद्देश्य को जनता तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।